अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नाजरीन। तो बात ईरान और इसराइल के युद्ध की इस वक्त इतने जोरों पर है। ये एक ऐसा मामला और ऐसा संगीन नताज बन चुके हैं कि दुनिया को किसी भी वक्त दोबारा परेशानी में डाल सकते हैं। उसकी वजह साफ है, एक दूसरे पर ज़बानी हमले, साइबर हमले और जासूसी हमले एक दूसरे पर जारी हैं। और वो किस तरह से जारी हैं, आज हम इस चीज़ की सारी चर्चा करेंगे अपने इस व्लॉग में। आपको इस व्लॉग को पूरा देखना है। तो बात शुरू करते हैं ईरान और इसराइल के उस युद्ध से जो 12 जून को शुरू हुआ था और जिसमें एक दूसरे ने एक दूसरे पर फतह का ऐलान किया था। ईरान ने इसराइल के ऊपर और इसराइल ने ईरान के ऊपर फतह का जश्न मनाया था कि हमने बाजी जीत ली है, जबकि दोनों फरीक कोई भी नहीं जीता और दोनों के अंदर खूब ज़्यादा तबाही हुई। और उसके बाद किसी बगैर फैसले में पहुंचे हुए अपने अपने मुल्क में आराम से बैठ गए। जबकि नेतन्याहू को अपने यहाँ पर गिरफ्तार का जो एक अदालती मामला चल रहा है उसमें गिरफ्तार होने का खतरा है और आयतुल्लाह अली खामनाई को अपने यहाँ सत्ता परिवर्तन होने का खतरा है। तो दोनों को अपनी अपनी जो एक तरह से सत्ता में बने रहने की जो एक होड़ है वो दोनों को बरकरार भी रखनी है और एक दूसरे पर सबकत भी हासिल करनी है। तो वो बगैर फतह के हासिल नहीं हो सकती। या तो ज़बानी फतह का ऐलान करना पड़ेगा या अपनी आवाम को दिखाना पड़ेगा कि हमने किस तरह से फतह हासिल की है। जबकि ईरान के अंदर इसराइल के जो जासूस हैं वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो है उन तक पहुंच चुके हैं। 16 जून को जो मीटिंग हुई थी एक बंकर में, तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुला दावा किया है। उन्होंने एक सहाफ़ी को बयान देते हुए कहा है कि ईरान के अंदर जो जासूस है वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि 16 जून को जो एक बंकर में मीटिंग हुई थी ये इसराइल ने सीधा वहीं पर अटैक किया था। तो ये इसराइल के जो जासूस हैं उनकी एक तरह से काबिलियत और ईरान के अंदर की जो एक तरह से सत्ता है और ईरान की खुफिया एजेंसी है उसकी नाकामी को दिखाता है कि ईरान अंदर से कितना कमज़ोर है और कब तक ये टिक पाता है दूसरे मुल्क के सामने और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और इसके पास परमाणु हथियार बनाने का जो ईंधन है वो कितना है, वो कब तक बना सकता है। तो उसी बीच ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इन दोनों ने मिलकर के एक तस्वीर शाये की है कि जिसमें दिखाया गया है एक परमाणु बम जो इसराइल के ऊपर गिरता है और पूरे इसराइल को तबाह बर्बाद कर देता है। और हकीकत भी यही है कि इसराइल की जो आबादी है या इसराइल का जो रकबा है वो बहुत छोटा है और उस छोटे से रकबे के ऊपर अगर एक एटम बम भी गिराया गया तो पूरा इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा एक तरह से। ईरान का जो एक तरह से रकबा है और ईरान की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है इसराइल के मुकाबले में, लेकिन इसराइल की आबादी बहुत छोटी है और इसराइल की जो रकबा है वो भी बहुत छोटा है। वो दूसरे मुल्क की जो बाउंड्री है उनको अपने अंदर लेना चाहता है ताकि उसका रकबा और ज़्यादा फैल सके, लेकिन ये ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा है दूसरे मुल्कों की बदौलत। तो आने वाले दिनों में इस चीज़ की आशंकाएं और तेज़ हो रही हैं या मैं यूँ कहूँ कि रोज़ाना एक दूसरे पर ज़बानी हमले जारी हैं, एक दूसरे के खिलाफ साइबर हमले भी जारी हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है। परमाणु बम की हो, चाहे वो हथियार की हो, या चाइना से लिए गए ईरान के J-10C फाइटर जेट की हो, या इसराइल ने अमेरिका से मांगी मदद B-52 बॉम्बर की जो ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे और जिससे ईरान के जो एक तरह से फोर्डो और अस्फहान ये जो परमाणु ठिकाने थे उनके अंदर अमेरिका ने दावा किया था एक तरह से कि इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है, जबकि ईरान के इन परमाणु ठिकानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ये बिल्कुल सुरक्षित थे और यहाँ पर आवाजाही बराबर सैटेलाइट के जरिए देखी जा सकती है कि यहाँ पर रोज़ाना गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं और यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये एक दूसरे के ऊपर बराबर ज़बानी हमले जारी हैं। अब हम बात करते हैं अपने इस मुल्क की। निमिषा पिलिया एक अपना नर्सिंग होम यमन के अंदर बनाना चाहती थी और उनको यह फैसला तब मिला जब एक तलाल अल महदी नाम का एक शख्स, उसकी पत्नी का जब बच्चा हुआ तो उससे उसके जान जान पहचान हुई और उसने उससे बातचीत की और बातचीत में यह तय किया गया कि इस जो हॉस्पिटल होगा इसका मालिक तलाल अल महदी होगा और उसमें काम करने वाली जो लड़की होगी वो निमिषा पिलिया होगी जिसके अंडर ये सारा सिस्टम चलेगा। तो 2014 से पहले ये सारी चीज़ें तय कर ली गई थी, एक बहुत अच्छी खासी रकम इसमें अदा की गई थी। लेकिन निमिषा पिलिया ये एक 2014 में जैसे वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और हूतियों ने
राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और वहाँ की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका। अब वहाँ पर 3 तरह की सरकारें हैं जो बताई जाती हैं। एक यूएई की समर्थन है, और एक सऊदी अरब का जो समर्थन है उस वो वाली सरकार है, और एक ईरान के अंडर जो हूती हैं एक ये वाली सरकार बताई जाती है। तो तकरीबन 3 जगह ये देश बट चुका है। अब ये पता नहीं चल पाना बहुत मुश्किल है कि ईरान की राजधानी सना पर किसका कब्जा है। बताया जाता है कि अभी तक तो हूतियों का ये कब्जा है, लेकिन एक दूसरे ग्रुपों की तरफ से बराबर इस चीज़ के हमले किए जा रहे हैं और आशंका बताई जा रही है कि कभी किसी का कब्जा हो जाता है, कभी किसी का कब्जा हो जाता है। तो निमशा पिरिया तलाल अल महदी जो शख्स होता है वो निमशा पिरिया का पासपोर्ट जब्त कर लेता है, और पासपोर्ट जब्त करने के बाद अपने पास रख लेता है और उसको कहीं छुपा देता है, जिसकी वजह से निमशा पिरिया वहां पर एक तरह से फंस जाती है, और फिर उसको ज़हनी अजियतें, हर तरह की अजियतें दी जाती हैं, और फिर उससे जो पैसे वगैरह होते हैं वो सारे हड़प कर ले जाते हैं कि जिससे निमशा पिरिया के पास कुछ भी ना रहे और वो एक तरह से बिल्कुल बेकार रहे। तलाल अल महदी इस चीज़ का खूब फायदा उठाता है। तलाल अल महदी पर पहले भी केस चल रहे थे, लेकिन जब निमशा पिरिया तलाल अल महदी के केस को लेकर पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उसको एक सुझाव देती है कि इसको नशे की गोली दे दी जाए, जिसकी वजह से पासपोर्ट घर में आसानी के साथ मिल सके। तो निमशा पिरिया उसको जैसे ही गोली देती है तो गोली का दबाव इतना ज़्यादा होता है, या गोली इतनी ज़्यादा दे दी जाती है कि जिसकी वजह से तलाल अल महदी की मौत हो जाती है, और तलाल अल महदी एक पानी की टंकी के अंदर टुकड़े टुकड़े होकर के मिलता है, जिसकी वजह से उसकी हत्या भी हुई, और उसके जो लाश थी वो 1 महीने बाद बरामद हुई, और निमशा पिरिया को जो यमन का बॉर्डर है उसके पास से गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 में यमन की सुप्रीम जो हाई कोर्ट होती है उसने निमशा पिरिया को फांसी की सजा सुना दी। निमशा पिरिया अपनी फांसी की सजा को माफ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट का वहां का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फांसी की अर्जी को खारिज कर दिया, और 16 जुलाई का फांसी का दिन ये एक तरह से मुकर्रर कर दिया गया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की आशंका जताई कि हिंदुस्तानी हुकूमत कुछ मदद करेगी, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत के यमन के साथ कोई भी एक तरह से व्यापार भी नहीं है, और वहां पर राजदूत जो होता है वो भी नहीं है, बंद है राजदूत भी। तो एक दूसरे पर डायरेक्ट जो बातचीत का दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा कम है, और अगर एक तरह से ईरान के ज़रिए या सऊदी अरब के ज़रिए की जाए तो यह पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वहाँ पर किसका कब्जा है और वो किसके अंडर है, या वहाँ पर किसकी सरकार है और किसके अंडर ये फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो 16 जुलाई कल है, और निमशा पिरिया ये एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। ये एक हिंदुस्तानी लड़की है और कल इसको यमन के अंदर फांसी दे दी जाएगी।